हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे होंगे, ऐसा मैं आप सबसे उम्मीद कर सकती हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है? धीरे धीरे चीज़ों से जुड़िए। सब्जेक्ट नए हैं, उनसे लगाव बनाते चलिए क्योंकि है सब्जेक्ट बड़ा। और कहना चाहूँगी जो 50 नंबर के 3 पेपर है, एसएसटी का, एजुकेशन मैंने की, बाल विकास और शिक्षण अधिगम, ये तीनों एकदम कमांड बेस पे बहुत अच्छे से लेकर चलना। यही तीनों आपको नए मिलेंगे। बाकी जितने सब्जेक्ट हैं वो आपके पढ़े हुए सब्जेक्ट हैं, बस आपको यहाँ पर एक बार फिर रिवाइज करना है। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक? और एक बात ये कहना चाहूँगी, आप सभी जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी लोग नए हैं, पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए, समझने का प्रयास करिए। चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। मैं अपने इस चैनल पे आपको वही चीज़ें बताऊंगी जितना पेपर में आएगा या जितना सिलेबस में दिया है। कुछ चीज़ें और जो रिलेवेंट है वो जोड़ के बताऊंगी ताकि समझ में आए। और ज़्यादा समझना या थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ना ज़रूरी इसलिए क्योंकि आपको यही पढ़ के टेट सुपर टेट सीटेट देना होगा। तो अच्छे से पढ़िए, बहुत टाइम है, एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको याद होंगी और सुपर टेट टेट में काम आएंगी। ठीक है, एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि आप सभी में से जितने भी लोग नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। 4 PM पे क्लास चल रही, दिन भर में एक ही क्लास अभी चल रही है। अभी बाद में मैं 2 कर दूंगी, फिलहाल अभी आप पहले जुड़ जाइए सभी लोग, तब हम 2 कर देंगे। और जिनको भी समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए ताकि चीज़ें आपसे अपडेटेड रहें। और आप सभी में से जिन लोगों को भी नोट्स चाहिए, अगर आपको नोट्स मुझसे परचेज़ करनी होगी, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दी हूँ, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको लिंक दिया गया है एक दूसरे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाएंगे। मेरे टीम मेंबर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। फिलहाल अभी नहीं, आपको 1 हफ्ते बाद नोट्स मिल जाएगी, नोट्स मिलना शुरू हो जाएगी। अगर जिनको भी चाहिए फिर वो नोट्स ना बनाए क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आपका। ये बात मैंने आपको पहले ही बताना चाहिए ताकि आधे बच्चे बना लेते हैं तो दिक्कत होती है, जिसकी वजह से अगर आपको दिक्कत है या जॉब कर रहे हैं या कोई भी बात है, अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको नोट्स परचेज करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। सारे सब्जेक्ट के नोट्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये रही इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज यहाँ पर हम देखने वाले सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। क्या है? हिंदी। 25 नंबर का पेपर है। ठीक है, 12 नंबर पासिंग होते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखते हुए चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, ये है पहला चैप्टर। पहला चैप्टर है, नाम यहाँ पर क्या है? हिंदी भाषा की ध्वनियों को सुनकर समझना और शुद्ध उच्चारण करना। ठीक है, यहाँ पे हमको भाषा से जो मतलब आप ध्वनि है उसको जानना है थोड़ा सा, फिर शुद्ध उच्चारण क्या है, उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ों को हमको यहाँ पर समझना होगा पूरे चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर क्या है। हिंदी की ध्वनियों को वर्णमाला में संकलित किया गया। जो हिंदी की ध्वनियाँ हैं और जो ये वर्णमाला है, ठीक है, पूरा का खा घा पूरा, ये जो वर्णमाला का एक समूह है, ये क्या है? इन्हीं के अंदर ध्वनियों को समाहित किया गया है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। कौन सी? एक स्वर होती है और एक व्यंजन होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2 ध्वनियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। हिंदी वर्णमाला में कितनी ध्वनियाँ होती है आज मुझे बताएंगे मैम? 2 होती है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न आता है, पैराग्राफ को पढ़ना और पैराग्राफ से कैसे आपको क्वेश्चंस को चुराना है कि क्वेश्चंस वहाँ से इंक्रीज हो जाएगा, आपको ये बात समझते हुए चलनी है। ठीक है, आइए देखिए क्या कहा गया है। किसी कागज पर लिखे वर्ण भाषा नहीं होती। अगर किसी कागज पर कोई वर्ण लिखा है जैसा कि का, तो ये कोई भाषा नहीं है। पहली बात, वे सिर्फ चित्र होते हैं। ये पहले क्या थे? ये सिर्फ चित्र माने जाते थे जिनका संबंध ध्वनियों से जोड़ रखा है। अब इसको, इसके एक ध्वनि इसके साथ समाहित कर दी गई है कि का। आप जान रहे हो ना, ये तो एक चित्र बना हुआ है, एक लाइन खींची गई है, एक बकुली बनी हुई है, फिर यहाँ पे ऐसे बना दिया गया। ये सब क्या है? ये एक चित्र ही तो है। लेकिन इसके लिए आप जानते हैं कि इसको जब हम उच्चारित करते हैं तो इसके लिए एक ध्वनि पहले से निश्चित है। क्या? का से कबूतर। आप इसको खा तो नहीं पढ़ेंगे। खा क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि का के लिए पहले से निश्चित है। तो वही बात की जा रही है कि कागज पर लिखे वर्ण भाषा नहीं होते हैं, सिर्फ ये एक चित्र होते हैं। इनके साथ में, इनके संबंध में एक ध्वनि को इनके लिए पर्टिकुलरली फिक्स करके, निश्चित करके जोड़ दिया गया है। यह वर्ण भाषा के रूप में बदलेंगे हम, और हम इन्हें पढ़ेंगे, अपने ढंग से समझेंगे। फिर ये क्या होगा? अलग अलग चीज़ें इसमें और इन्वॉल्व होंगी, जुड़ेंगी, फिर ये एक भाषा के रूप में प्रचलित हो जाएंगे। जिस भाषा को समझ रहे हैं वह कुछ ध्वनियों की विशेष प्रकार की व्यवस्था है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है। हर एक भाषा की अपनी खुद का एक सेट ऑफ पैटर्न होता है जिस पे ये काम करती हैं।
जो अलग अलग तरीक़ों की भाषाओं से भिन्न होती है। हिंदी की भाषा का अलग है, संस्कृत का अलग है, उर्दू का अलग है, फ़ारसी का अलग है, पंजाबी का अलग है, गुरुमुखी का अलग लिपि है वो तो फ़िलहाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर भाषा का जो एक अपना पैटर्न होता है, वो व्यवस्था उसकी अलग होती, तभी वो एक दूसरे से अलग होते। ये तो थोड़ी बातें मैंने आपको बस जैसे इंट्रोडक्शन देते हैं उस टाइप से लिखा है। इसमें से आपको सिर्फ एक प्रश्न मिलेगा, ये वाला। इस पूरे पैराग्राफ में से आपको 1 नंबर का ये प्रश्न मिलेगा। फिर हमेशा क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहिए, फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं ना, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई। आगे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है ध्वनि। यहाँ पर क्या है? ध्वनि का अर्थ दिख रहा है आपको, ध्वनि। ऊपर आपने नाम देखा था, ध्वनियों के बारे में हमको जानना है, तो आइए जानते हैं यहाँ पर क्या है। ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज़। ध्वनि जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है आवाज़। ध्वनि का सामान्य अर्थ है आवाज़, गूंज, नाद, कोलाहल। आपको प्रश्न आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा 1 नंबर का, तब आपको ये चीज़ लिखने को मिलेगी, टिक करना होगा। और आपको या तो ये अति लघुत्तरी में भी आ जाएगा जो कि 1 नंबर का, वो भी आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसीलिए ध्यान रखा जो कोई भी टॉपिक मिल रहा था उसका अर्थ क्या है उस चीज़ को वहाँ पर जोड़ के चलिएगा, क्योंकि अर्थ वगैरह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर ध्वनि के बारे में क्या बताया जा रहा है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। ध्वनि व्यापक अर्थ वाला शब्द है। ध्वनि एक व्यापक यानी कि बड़ा, विशाल, ठीक है, एक बड़ा शब्द है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की ध्वनियाँ समाहित है, जिसके अंदर हर प्रकार की ध्वनि को मिलाया गया है। हर प्रकार की ध्वनियाँ उसमें आती हैं। जैसे घंटा बजाने की ध्वनि, जब आप मंदिर में जाते हो और घंटा बजाते हो तो एक अलग सी टंकार निकलती है ना, एक अलग सी घंटी की आवाज़ आती है ना, पता चलता है कि हाँ कहीं घंटा बज रहा है। उसी तरीके से पक्षियों को चहचहाने की ध्वनि, जो पक्षियाँ कलरव करती हैं उनकी अलग पहचान है। अगर वो कहीं आप बोल रही हैं तो आपको पता चल जाता है कि पक्षी बोल रहा है, ठीक है। हवा के चलने की ध्वनि, हवाएं भी चलती हैं, वो एक ध्वनि के साथ चलती हैं। पशु की आवाज़, वो भी आवाज़ जो देते हैं, करते हैं। मधुमक्खियाँ, बिल्कुल भिनभिनाहट जो होता है, पता चल जाता है कि मधुमक्खी भिनभिना रही है कहीं पर। बर्तनों की आवाज़ भी बहुत आती है। मतलब आप जितनी भी आवाज़ कह सकते हैं कि आप जैसे अभी अब आपको कैसे भी साउंड होगा, वो आपको बहुत रेयर केस में होगा कि कोई चीज़ होना पड़ेगा, अदरवाइज़ किसी भी प्रकार का बम फट रहा है तो, ट्रांसफार्मर जल गया तो, कोई चीज़ हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा नहीं तो गुब्बारा फूटा है, किसी ने बम लगाया, कुछ भी कहते पता चल जाता है ना कि ये उस चीज़ के रेफरेंस में हो रही है, क्योंकि आप उस ध्वनि से, उस चीज़ से अवगत हो चुके हैं। वाहनों की आवाज़ है, हॉर्न बजता है, हाँ जो ये वाहन होते हैं उनकी आवाज़ से बाइक का बजता है हॉर्न, तो आप जान जाते हैं कि बाइक का हॉर्न है। अब तो लोग चेंज करवा के लगवाते हैं, वो बात की बात है। बुलेट का देखिए, एम्बुलेंस का देखिए, कोई अधिकारी आते हैं उनका देखिए, सायरन का जो होता है वो अलग अलग होता है। हंसना आदि अनेक प्रकार की ध्वनियाँ हैं। ये सब क्या है? ये सब अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ हैं। ध्वनियों के अंतर्गत सब कुछ आता है। मनुष्य अपने, देखिए अब आते हैं, मैं आपसे प्रश्न करूंगी और आपसे प्रश्न आता भी है कि ध्वनि को क्या कहते हैं, ध्वनि किसको कहते हैं, ध्वनि से आप क्या समझते हैं, ध्वनि को परिभाषित कीजिए, ध्वनि की एक परिभाषा लिखिए, ध्वनि को अपने शब्दों में लिखिए। इस तरीके से प्रश्न आपको आएगा। 1 नंबर का प्रश्न 2 नंबर का आएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको लिखना होगा कि मनुष्य अपने भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उनको हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। फिर से बोल रही हूँ, मनुष्य अपने भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिन विभिन्न विभिन्न ध्वनियों का प्रयोग करता है उन्हें हम ध्वनि कहते हैं। तो ये रही आपके सामने एक अच्छी सी डेफिनेशन। आप अपने तरीके से भी, आपको जो भी याद हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यही लिखना है। आइए आगे अब देखते हैं ध्वनि शिक्षण का उद्देश्य क्या है। देखिए ध्वनि की एक परिभाषा आपको आएगी और आपको प्रश्न आएगा कि ध्वनि शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तब आपको बताना होगा कि ध्वनि का जो शिक्षण दिया जाना चाहिए या जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य को इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। पहला उद्देश्य ध्वनि का सही ज्ञान कराना। आप जब ध्वनि शिक्षण दे रहे हैं, आप एक टीचर जब छोटे बच्चों को ध्वनि का ज्ञान दे रहा है, ध्वनि के बारे में बता रहे हैं, तो मतलब ध्वनि का सही ज्ञान दीजिए, ठीक है। बच्चों को ध्वनि के सही ज्ञान से अवगत कराइए ताकि वो गलतियाँ ना करें। भाषाई ध्वनियों को समझना, जो भाषाई ध्वनियाँ हैं उनको समझना, अलग अलग तरीके से उनको सब बताना कि इस भाषा के लिए ऐसे होता है, ये भाषा ऐसे उच्चारित की जाती है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है,
इस ध्वनि ऐसे ध्वनि को आपको उच्चारण करना होगा। इसीलिए तो काका काका जोर जोर से देखिए, प्राइमरी में टीचिंग करने आप जब जाएंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि एक बच्चा खड़ा होकर बोलेगा और सारे बच्चे रिपीट करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो सीखते हैं, उसको उच्चारित करना सीखते हैं। वर्ण व्यवस्था को समझाना, जब आप ध्वनियों को ज्ञान देना चाह रहे हो, उद्देश्य यही होता है कि जब ध्वनियाँ आप बता रहे हो तो वर्ण व्यवस्था के बारे में भी से बताओ, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जब उनको समझ में आएगी तो सही ध्वनि का उच्चारण करेंगे। स्वर और व्यंजन का भेद बताना कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर को कैसे उच्चारित करते हैं, व्यंजन को कैसे उच्चारित करते हैं, क्या क्या दोनों में अंतर है। व्यंजन का उच्चारण बताइए, व्यंजन का सही उच्चारण करना उनको सिखाइए। भाषा के शुद्ध उच्चारण और खेल लेखन का ज्ञान बताइए, भाषा को शुद्ध उच्चारण भी करवाना सिखाइए, उनको सही वर्तनी के साथ लिखना भी सही सिखाइए। और ये वाग्य यंत्र और उच्चारण स्थान जानना, मतलब जो या वाग्य यंत्र का मतलब है जो कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, मतलब कहाँ से कौन बोला जा रहा है या कहाँ से उच्चारित किया जा रहा है, किसका स्थान कहाँ से उच्चारित होता है, इन सब उच्चारण स्थान को समझाना। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये उद्देश्य आपको आएगा कि ध्वनि शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखे, तो आप इसमें 7 में से कोई भी 2 लिख सकते हैं और अपना 2 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, और मैं आराम से बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोज़ में कभी कभी थोड़ा तेज़ हो गई है मेरी आवाज़, मतलब कम शब्दों में, कम मिनट में ज़्यादा शब्द, तो थोड़ी दिक्कत है, आदत हो गई हम लोगों को तेज़ बोलने की काम की वजह से। चलिए आइए, इसलिए आराम से चल रही हूँ ताकि सबको समझ में आए। यहाँ पे है उच्चारण, जिसको हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन नहीं कहते, प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग गलत उच्चारण करते हैं इसीलिए गलत हो जाता है। देखिए, उच्चारण के बारे में बात कर रहे हैं, उच्चारण का मतलब इंग्लिश में है प्रोनाउंसिएशन। आइए जानते हैं कि प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। जिस प्रकार से कोई शब्द बोला जाता है, जिस प्रकार से कोई शब्द बोला जाता है या कोई भाषा बोली जाती है या कोई व्यक्ति किसी शब्द को बोलता है, उसका उच्चारण, उसे उच्चारण कहते हैं। फिर से देखिए, जिस प्रकार से कोई शब्द बोला जाता है, जिस प्रकार से कोई एक शब्द उच्चारित किया जाता है, मुंह से निकाला जाता है, अपने मुख विवर्त से उस शब्द को निकाला जाता है, कोई भाषा बोली जाती है, आप अपने मुख से कोई भाषा बोलते हैं, कोई व्यक्ति किसी शब्द को अपने मुख विवर्त से निकालता है, उसको हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। समझ में आई बात? आइए आगे। उच्चारण के बारे में, मुख से अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि उच्चारण की परिभाषा आएगी, प्रश्न आएगा, उच्चारण को परिभाषित कीजिए, उच्चारण क्या होता है, उच्चारण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अपने शब्दों में लिखिए, ऐसे प्रश्न आएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ ध्यान से नोटिस करते हुए चलिए, क्या क्या आपको पढ़ते हुए चल रहा है, एग्जाम टाइम में क्या क्या रिवाइज करना है। ठीक है, मुख से अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। सभी वर्णों के लिए मुख में उच्चारण स्थान होते हैं, जितने भी वर्ण हैं उनके लिए मुख में क्या होते हैं, उच्चारण स्थान होते हैं। यदि वर्णों का उच्चारण शुद्ध ना किया जाए, अगर हम वर्णों का उच्चारण शुद्ध तरीके से नहीं करेंगे तो लिखने में बहुत सारी अशुद्धियाँ, अगर आप गलत बोलेंगे तो आप गलत लिखेंगे भी। आपको लिखना है कमल तो आप क्या लिखेंगे, कलम लिखेंगे। ठीक है, आपको पता नहीं होगा कि कहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है तो गलतियाँ होंगी। तो वही बात कहा जा रहा है इसमें कि मुख से अक्षरों को बोलना, जब हम मुख से कोई अक्षर को निकालते हैं, बोलते हैं तो उसको उच्चारण कहते हैं। सभी वर्णों के लिए मुख में उच्चारण स्थान होते हैं, जितने भी वर्ण हैं, वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उन सब का जो है मुख में अलग अलग आपको वर्ण स्थान बता, एक उच्चारण स्थान बताया गया है कि का कहाँ से बोला जाएगा, चा कहाँ से बोला जाएगा, वा कहाँ से बोला जाएगा, रा कहाँ से बोला जाएगा, ये बात आपको बताई गई। प्रश्न बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। यदि वर्णों का शुद्ध उच्चारण ना किया जाए तो लिखने में भी अशुद्धियाँ, अगर वर्णों का आप सही उच्चारण नहीं करेंगे तो लिखने में भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं, क्योंकि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। ठीक है, अगर आप सही उच्चारण करना नहीं सीखेंगे या आप बच्चों को सही उच्चारण करना नहीं सिखाएंगे तो बच्चे की वर्तनी कभी नहीं सुधरेगी और वो हमेशा गलत वर्तनी का ही प्रयोग करते हुए शब्दों को लिखेगा। तो ये गलती नहीं करनी है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक नई चीज़ को देखते हैं। देखिए, वर्ण उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण की ध्वनियों का जो एक वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया ना कि का के लिए अलग है, चा के लिए अलग है, टा के लिए अलग है, ता के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग जो वर्ण व्यवस्था में उच्चारण स्थान बताया गया है, उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। ठीक है, कह सकते हैं
कि जैसे क्वेश्चंस के बाणों की बम्बार हो जाती है इस टॉपिक से। बहुत बनेगा, ध्यान रखिएगा, और हर सेमेस्टर में आएगा, टेट सुपर टेट सीटेट में तो बहुत आता है। ये उच्चारण स्थान का जो स्थान बताया गया ध्वनियों का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, वर्णों के उच्चारण स्थान। किसी भी वर्ण के उच्चारण के लिए मुख के विभिन्न भाग का सहारा लेना पड़ता है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते, जैसे का, ख, व, र, ल, च, तो ये सब क्या है, इन सब का जब उच्चारण करते हैं तो यहाँ हमारे मुख में अलग अलग भागों का हमको सहारा लेना पड़ता है। उन्हीं के सहारे से हम इन सब का उच्चारण कर पाते हैं। मुख के जिस भाग से, यानी भाग को अवयव भी कहते हैं, अवयव से वर्ण का उच्चारण किया जाता है, वही भाग उच्चारण स्थान कहलाता है। आप कह सकते हैं कि उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप मुझे बताएंगे कि मैम, मुख के जिस भाग से हम वर्ण का उच्चारण करते हैं वही भाग उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण के लिए मुख के जिन भागों का सहारा लेना पड़ता है उनको हम उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुई। अपने तरीके से आप कोई भी भाषा बना के लिख सकते हैं, प्रश्न आपको आएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आइए आगे, दूसरे शब्दों में भी एक डेफिनेशन और मैंने ली हुई, कई डेफिनेशन मैं लेती हूँ ताकि आप एक वो नहीं याद होगी तो आप ये याद करके अच्छे से लिख सकते हैं। मुख के जिस भाग से वर्ण की ध्वनियों का उच्चारण होता है उन्हें हम उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख का वह भाग जिससे वर्ण की ध्वनियाँ उनका उच्चारण होता है उनको हम उच्चारण स्थान कहते हैं। आइए आगे चलते हैं, अब देखते हैं। देखिए, यही है एकदम मस्त वाले टॉपिक जो क्वेश्चंस भर भर के आएंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक है और आपको हर सेमेस्टर में मिलेगा। इतने क्वेश्चंस बनेंगे इस पर, आप कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, इतने सटीक तरीके से बताऊंगी कि आपको चीज़ें निकलेंगी नहीं, सेट हो जाएगा दिमाग में। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए देखते हैं। पहला, आप का वर्ग जानते हैं, कंठ है। यहाँ पर क्या है, कंठ है। यहाँ पे लिखा है कंठे वर्ण। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, यानी कि का वर्ग। का वर्ग में क्या आएगा, का, खा, गा, घा, अंगा। ये का वर्ग में आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा ना। तो ये जो पांचों हैं यहाँ पर ना, ये होते हैं का वर्ग। क्या होते हैं, का वर्ग। इनका उच्चारण स्थान कहाँ होता है, गले के किस भाग से होता है, तो आप कहेंगे मैम कंठ से होता है। कहाँ से होता है, आप कहेंगे कि मैम कंठ से होता है। ये कंठे वर्ण है, कंठ है, ये का वर्ग के वर्ण है। तो इसका सूत्र क्या है, अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। तो अकुह विसर्जनिया में ये आ यहाँ पर आ गया। इसके अंदर स्वर भी दो आते हैं, बड़ा आ और छोटा आ, दोनों क्या है, स्वर हैं। तो स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है, मैं पूछूंगी आपको, प्रश्न दूंगी या प्रश्न आएगा कि छोटा और बड़ा आ का उच्चारण स्थान बताइए, तो आप कहेंगे कि कंठ से होता है। अकु विसर्जनिया, ये का यहाँ पर का वर्ग हो गया, ये हा यहाँ पे हा हो गया। विसर्जनिया में ये विसर्ग भी आ गया। ठीक है, तो यानी कि दो दो स्वर, बड़ा आ छोटा आ, का वर्ग हा और विसर्ग। तो 1 2 3 4 चार चीज़ों का उच्चारण, चार वर्ण व्यवस्था का उच्चारण जो है वो कंठ से होता है, वो कंठ से होता है। फिर से सूत्र में ध्यान रखिएगा, ये सूत्र अगर याद रहेगा तो आप कर ले, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, चलिए आगे दूसरा देखिए, तालु। तालु को कहते हैं तालव्य वर्ण। ईसु यचा नाम तालु, ईसु यचा नाम तालु। तो तालु में क्या आएगा, तो का वर्ग, कंठ में ही का वर्ग है, तो ये तालु क्या होता है, चा वर्ग है। अब चा छा झा झा यही तो आता है, चा छा जा झा इया, यही तो है 5 ना। तो ये कौन सा वर्ग है, ये आप कहेंगे कि मैम ये चा वर्ग है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो तालु से। तो क्यों, ईचु ऐसा नाम तालु। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी 2 स्वर आ रहे हैं, एक छोटी ई आ रही है, एक बड़ी है। स्वर ही तो है, पूरा चा वर्ग आ रहा है, या आ रहा है, सीटी वाला सा आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको बनेगा वरना आप गलती कर देंगे। तो ये का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालु, टा वर्ग मूर्धा। मूर्धा को क्या कहते हैं, मूर्धन्य वर्ण। क्या कहते हैं, आप कहेंगे कि मैम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, ऋतु रसानाम मूर्धा। ठीक है, ऋतु रसानाम मूर्धा। तो री का मतलब ये री से ऋषि वाला री मूर्धा से उच्चारित होता है। फिर यहाँ पे टा है, टा वर्ग पूरा मूर्धा से उच्चारित होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे मूर्ध ये रा है, रा होता है, ये षटकोण वाला सा या खा आप जो भी कहे उनका होता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4, मोस्टली सबका 4 हो रहा है, 4 उच्चारण हो रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए ना, 4 4 हो रहे हैं। थोड़ा सेट में देख दिमाग को समझते हुए चलिए ना, क्या कहते, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये, इसमें भी 4 हैं, 1 2 3 4 इसमें भी 4 हैं, 1 2 3 4 इसमें भी 4 हैं।
तो ये क्या हो गया, ये का वर्ग, ये चा वर्ग हो गया, ये टा का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालु, टा वर्ग मूर्धा। ऐसे भी आपको याद करना होगा, आपको भी याद हो जाएगा जैसा कि मुझे याद है। फिर देते हैं ता वर्ग दंत है, तो दंत है वर्ण, ली तु लसा नाम दंता, तो ली यहाँ पे ये ली बनाता है, री है री, ठीक है। आज के यहाँ री लगा हुआ, नीचे री लगा हुआ, रा लगा हुआ है। ता वर्ग यानी कि तालु यानी कि ला, ला इसमें आ जाएगा, ये सरौता वाला सा आ जाएगा, ठीक है, सपेरा वाला सा जो भी आप कहिए। तो इसमें भी कितना है, 4 सेट है। आगे चलते हैं, ओष्ठ है, ओष्ठ यानी कि ओष्ठ है वर्ण, उप उप धमानी नाम ओष्ठा, तो यानी कि छोटा ऊ बड़ा ऊ, दो स्वर भी आ जाएगा, पा वर्ग आ जाएगा। ये उपधमानी नाम वर्ग में ये चीज़ थोड़ा कम यूज होता है, ठीक है। तो आपको पा वर्ग पूछेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ का चार स्थान पूछेगा, तो आप कहेंगे कि मैम ओस्ट होगा। इनमें भी 4 की बात की गई है। फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, तो है नासिक के, नासिक के वर्ण जिसमें अंगा ईयड़ आना आता है ना, तो वैसे है इसमें प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है। नासिक का मतलब होता है जो पंचम वर्ण होता है हर वर्ग का। अंगा ईया जो है वो यहाँ पर क्या है, नासिक के वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, नासिक के वर्ण होते हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण के 2-2 4 स्थान होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो का खा गा घा अंगा आ रहा है वो का वर्ग में भी उच्चारित किया जाएगा और नासिक में भी किया जाएगा। तो 2 4 स्थान हो गया कि नहीं, ये 2 4 स्थान की बात की गई, समझ में आया कि दो कैसे, अर्थात यह अपने मूल वचन स्थान के साथ साथ नासिक से भी उच्चारित होता है। यदि हम इन्हें दो में से किसी एक का चुनाव करते हैं तो नासिक का चुनाव सही माना जाएगा। अगर हम मानेंगे कौन सही है तो नासिक ही हमेशा सही माना जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, 7th देखिए, कंठ कंठ तालु, ठीक है। कंठ ताला विवरण ऐ तो कंठ तालु, तो इसमें ए और ए आ जाएगा और आ और ई आ जाएगा, छोटा छोटी ई कहाँ पे, कंठ तालु में। फिर कंठोष्ठ है तो इसमें क्या है, ओदतो कंठोष्ठ, इसमें ओ और अ स्वर आ जाएगा, छोटा आ प्लस ऊ आ जाएगा। नेक्स्ट है दंतोष्ठ यानी कि यहाँ पे है वकारो दंतोष्ठम, वकारो दंतोष्ठा, तो वाह वर्ग इसमें से पाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाह वाला बहुत पूछता है, ये वाह वाला सबसे ज़्यादा पूछता है, ध्यान रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो साथ ही साथ जब आप चीज़ें आ रही बता देती हूँ, ठीक है। फिर देखिए जीवामूली, जीवामूलक क्या है, तो क ख ग, जिसमें यहाँ पे देखिए बिंदी लगी हुई है, ये जीवामूलिक की मूलक या जीवामूल होते हैं, ठीक है। ये बीच में देखिए, नीचे देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। इनका प्रश्न नहीं होता है, इनका कोई प्रश्न भी नहीं बनता है, तो बस दिया गया है तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर कहा गया, नीचे दिए गए दोनों 4 स्थान आधुनिक भाषा के द्वारा हैं। यहाँ पे मैंने 2 4 स्थान के बारे में और लिया हुआ है जो आधुनिक भाषा के विद्वानों के द्वारा स्वीकृत किए गए, यानी कि हा से हंस और ये आहा वाला, ये दोनों काकल्य वर्ण है। क्या है, काकल्य वर्ण है। और वत्सल्य वर्ण क्या है, न ला सा, ये तीनों क्या है, ये वत्सल्य वर्ण है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, टेट में आएगा, ठीक है। ये काकल्य वर्ण आपके डीएलएड में भी आता है, ध्यान रखिएगा। अच्छे से बता रही हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, दिक्कत ना हो, आप गलतियाँ ना करें, ठीक है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 4 स्थान से अवगत करा देती हूँ जो ऊपर मैंने बताया, उसकी एक टाइम टेबल है या कह सकते हैं एक चार्ट के रूप में। तो वो चार्ट अगर आपको याद करना होगा, अगर क्या आपको याद ही करना होगा तभी चीज़ें आपको आएंगी, जैसे मुझे याद है ऐसे आपको भी याद हो जाएगा। वर्णों के 4 स्थान, उनके नाम बताने हैं। तो वर्ण का 4 स्थान एक कॉलम में, वर्ण एक कॉलम में, वर्णों के नाम, ठीक है। देखिए क्या है, यहाँ पे मैंने बोला का वर्ग कंठ, उत्तर स्थान क्या है, कंठ, वर्णों का नाम कंठ है वर्ण, तो इसमें आ छोटा बड़ा क ख ग घ अंगा हा और विसर्ग। तो सूत्र जो तो क्या कहता, अकु विसर्जनिया नाम कंठा, ठीक है। तालु यानी कि तालव्य वर्ण, चा वर्ग इसमें आएगा, ठीक है। का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालु, टा वर्ग मूर्धा, ता वर्ग दंत, पा वर्ग ओष्ठ, ऐसे याद करना है। तो इसमें छोटी बड़ी चा छा जा जा इया या और शा। मूर्धन में री ट ठ ड ढ ड़ रा षटकोण वाला सा, मूर्धन्य वर्ण हो गया। दंत में त थ द ध न ला और सा, तो यहाँ पे दंतय वर्ण हो गया। आगे बढ़ते हैं, ओष्ठ में इसी तरह किस दिया गया, तो ओष्ठ में ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ प फ ब भ म ओष्ठय वर्ण हो गया। नासिक और मुख में अंगा ईय ड़ा ना मा, ये पंचम अक्षर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। इनको अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं, इनको अनुनासिक वर्ण में इनका आ जाता है। कंठ और तालु, ए और ए जो है कंठ तालव्य वर्ण है, रे से एड़ी, ऐसे ऐनक। कंठ और ओष्ठ है तो ओ और अ है कंठोष्ठ वर्ण है। दंत दंत और ओष्ठ में वकारो दंतोष्ठा में से हुआ आता है, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास, यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा क्लास। ये हिंदी की हमारी आज की पहली क्लास थी। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2022 के जितने भी प्रशिक्षु हैं जो एडमिशन ले रहे हैं,
आपका जो सेशन है वो सितंबर से चालू हो जाएगा। मैंने क्लास पहले स्टार्ट कर दी ताकि धीरे धीरे आप समझते चलिए, आप अवगत रहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि 2021 बैच के बहुत सारे बच्चों का बहुत बैक लगा हुआ। आप देख सकते हैं कि 44,000 लोग लगभग पास हुए हैं और उसके बाद अप्रोच जितने भी सब फेल हो गए, 70-72 लोग 1000 लोग फेल हुए हैं। तो इस बात को ध्यान रखें कि जो गलतियाँ उन्होंने की वो आप बिल्कुल ना करें। अगर क्लास अच्छी लगी है दिल से बताइएगा, समझ में आया है आपको कि आपने अपना अच्छा पढ़ा, काफ़ी कुछ नया मिला, अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और डेली 4 बजे क्लास को अटेंड किया करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए टेक केयर और ऑलवेज कीप स्माइलिंग टू एवरीवन।